डीएनए में आज सबसे पहले हम आपको उस एफआईआर के बारे में बताएंगे जो सेना के खिलाफ दर्ज की गई है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कश्मीर में एक युवक को जीप के साथ बांधकर घुमाने के मामले में राज्य की पुलिस ने सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सेना के खिलाफ जो आरोप दर्ज किए गए हैं उनमें एक इंसान को अगवा करना और उसकी जान को जोखिम में डालना शामिल है। हालांकि सेना ने जो कुछ भी कहा है वो इन आरोपों से बिल्कुल उल्टा है। सूत्रों के मुताबिक 9 अप्रैल को बडगाम जिले में उपचुनावों के दौरान करीब 500 पत्थरबाजों ने पोलिंग स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया था। उस वक्त आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां तैनात थे। बिगड़ते हालात के बीच सेना से मदद मांगी गई और फिर 53 राष्ट्रीय राइफल्स की क्विक रिएक्शन टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि उग्र भीड़ ने सेना की क्विक रिएक्शन टीम पर भी पथराव किया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में दोनों तरफ किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सेना ने पत्थरबाजों के एक लीडर को पकड़ लिया और इसके बाद उसे जीप पर बांधकर थोड़ी दूर ले जाया गया और फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया। यह सब कुछ इसलिए किया गया ताकि उसे एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके। ये एक प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका इस्तेमाल किया गया। यहां हम जोर देकर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। कश्मीर की स्थिति बहुत कठिन है। वहां किसी भी सैनिक के लिए काम करना बहुत मुश्किल और पेचीदा है। ऐसे में आप देश के जवानों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो प्यार से फूल मालाएं पहनाकर और शांति गीत सुनाकर पत्थरबाजों को सही रास्ते पर लाएंगे। दुख की घड़ी में सेना, बाढ़ की विपदा में सेना, भूकंप की स्थिति में सेना, आपातकाल में सेना और सीमा पर सेना। यह सिर्फ कहने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हम सेना की पीठ तो खूब थपथपाते हैं, उनके लिए सम्मान की बातें भी करते हैं, बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें भी करते हैं, लेकिन जब बात सेना के अधिकारों की आती है तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। यह सिर्फ भारत जैसे देश में ही हो सकता है जहां बड़े बड़े नेताओं और बुद्धिजीवियों को पत्थरबाजों का मानवाधिकार तो याद रहता है, लेकिन यही लोग सुरक्षा बलों के मानवाधिकार पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कश्मीर घाटी में जवानों के अपमान का वीडियो आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन अब तक आपने एक बार भी इस घटना का पूरा वीडियो यानी अनएडिटेड वीडियो नहीं देखा होगा। अब मैं आपको वो अनएडिटेड वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखकर आप आक्रोश से भर जाएंगे। पहले ये पूरा की पूरा वीडियो देखिए आप, क्योंकि अभी तक आपने इस वीडियो के कुछ अंश देखे होंगे जिनमें सीआरपीएफ के जवानों का अपमान हो रहा है। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपके मन में बहुत आक्रोश होगा। 저기서 타악을 하라. 그만 거자. 야, 비잘 그리 나와. 그게 하면 좋아. 좋아, 맞게. 좋아, 맞게. 좋아, 맞게. 좋아, 거지.
अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये पूरा वीडियो देखने के बाद कि उस वक्त हमारे जवानों की मनोदशा कैसी होगी। इतना अपमान सहने के बाद जवानों पर क्या बीत रही होगी। इन जवानों के हाथ में हथियार हैं, ये चाहते तो गोली चला सकते थे, हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर इन जवानों ने उस वक्त कोई कार्रवाई कर भी दी होती तो आज हो सकता है कि इन जवानों पर ही कोई ना कोई दूसरा केस चल चुका होता, इनकी नौकरियां छीन ली जाती और इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता। आपको बता दूं कि ये वही वीडियो है जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले हफ्ते अपनी राजनीतिक दुकानदारी चमकाने की पूरी कोशिश की थी। पत्थरबाजों के मानवाधिकार की बात करने वाले उमर अब्दुल्ला अकेले नेता नहीं थे, उनके पीछे पीछे उन लोगों का काफिला भी पत्थरबाजों के समर्थन में सामने आ गया जो सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, वो भी सिर्फ एक वायरल वीडियो को आधार बनाकर। आज ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे पास कुछ जरूरी सवाल हैं, जिसके लिए मैं 2 तस्वीरों की मदद लूंगा। पहली तस्वीर श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने कल सीआरपीएफ की बटालियन पर पेट्रोल बम से हमला किया था। इस हमले में भी जवानों की जान जा सकती थी, लेकिन पत्थरबाजों का मसीहा बनकर अपना हित साधने वालों के लिए ये घटना बेहद मामूली थी, क्योंकि ये पेट्रोल बम किसी पत्थरबाज पर नहीं, जवानों के काफिले पर आकर गिरा था। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह भी एक वायरल वीडियो है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पत्थरबाज हमला कर रहे हैं और सुरक्षा बल चुपचाप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो भी अपने हाथों में बंदूक होने के बावजूद। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि वो वीडियो जिसमें आपने ये देखा था कि सेना ने एक पत्थरबाज को अपनी जीप से बांध लिया था और कुछ दूर बांध कर ले गए और बाद में उसे छोड़ दिया। ये सब इसलिए किया गया ताकि सेना अपने जवानों की जान बचा सके और उस स्थिति से बाहर निकल सके, क्योंकि बाहर पत्थरबाजों की संख्या 500 थी और सेना के जवानों की संख्या बहुत कम थी। अगर उस दिन शायद ये ना होता तो हो सकता है सेना के कुछ जवानों की जान चली जाती। उस पत्थरबाज को जीप पर बांधने के लिए सेना के उन्हीं जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हो सकता है नौकरियां भी चली जाएं, इंक्वायरी होगी और हो सकता है उस इंक्वायरी में यही पाया जाए कि ये सब कुछ सेना के जवानों का दोष है। अब आप ये सोचिए कि जब दोबारा ऐसी स्थिति कभी पैदा होगी तो सेना के जवानों के पास वो हिम्मत कहां से आएगी कि वो अपनी जान बचाने के लिए बंदूक हथियार का इस्तेमाल कर सकें या फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। सच यह है कि पत्थरबाजों के मानवाधिकार की बात करने वाले पाकिस्तान के भक्तों के पास सैनिकों के अधिकार की बात करने का वक्त नहीं है। पत्थरबाजों की जान जान है, सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग पहले आग भड़काते हैं और फिर उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, फिर चाहे इसके लिए इन्हें किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़े। कश्मीर घाटी में हाथों में पत्थर और जुबान पर आजादी के नारे लगाने वालों में अब बच्चे भी शामिल हो गए हैं, जिनके कंधों पर स्कूल के बैग और अपने भविष्य का बोझ है। उन बच्चों से अब नारेबाजी करवाई जा रही है। ये कश्मीर की बहुत जहरीली तस्वीर है और इस तस्वीर को बदलने के लिए देश को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बुरहान वानी जैसे आतंकवादी अपने ही देश के मासूम लोगों की जान लेकर गर्व से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और हमारे देश का मीडिया ऐसे आतंकवादी को कश्मीर घाटी का यूथ आइकन बना देता है। लेकिन हमारे जवान किसी पत्थरबाज को अपनी आत्मरक्षा के लिए भी, अपनी जान बचाने के लिए भी गाड़ी के साथ बांधकर थोड़ी दूर तक ले नहीं जा सकते, और अगर करेंगे ऐसा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नौकरियां ले ली जाएंगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और इन पत्थरबाजों के मानवाधिकारों की बातें करने के लिए लगातार लोगों की लाइन लगती जा रही है, और अब इस पूरे मामले पर सेना से सफाई मांगी जा रही है, जो कि बहुत दुखद बात है। ये बड़ी विडंबना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को अपने जवानों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके ये कहना पड़ता है कि उसके जवान अपने घर ना जाएं। इस एडवाइजरी में दक्षिण कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पुलिसकर्मियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है
कि दक्षिण कश्मीर से आने वाले पुलिसकर्मियों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने घर जाने में बहुत सावधानी बरतें। उनके लिए अच्छा ये होगा कि वो अगले कुछ महीनों तक अपने घर ही ना जाएं, क्योंकि उनकी खुद की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब आतंकवादियों ने पुलिस के लोगों के परिवारों को और उनके घरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें धमकाया जा रहा है। उनके परिवारों को कहा जाता है कि इनसे कहिए वो अपनी नौकरी छोड़ दें और पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करना छोड़ दें, नहीं तो परिवारों को मार दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिपाही है या जो अफसर है वो खुद अपने घर जाने में भी डर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इनके मानवाधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। सीमा पर गोली खाने वाले सैनिकों की बात हो या फिर सीने पर पत्थर की चोट सहने वाले सुरक्षा बलों की बात हो, हमें ये समझना होगा कि कश्मीर की समस्या एक अभूतपूर्व समस्या है और इसका समाधान सामान्य बातचीत से और सामान्य तरीकों से नहीं हो सकता। वैसे अगर हमारी सरकार चाहे तो इजराइल से शिक्षा ले सकती है। वहाँ से शिक्षा लेते हुए पत्थरबाजों को काबू करने के लिए कुछ तरीकों पर विचार किया जा सकता है। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। इजराइल ने वर्ष 2015 में स्टोन पेल्टर्स को लेकर अपने देश के सिविल लॉ में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, यानी उन्होंने अपना कानून ही बदल दिया, जिसके तहत इजराइल के सैनिकों, वहां के नागरिकों और गाड़ियों पर पथराव करने वालों के लिए कम से कम 3 साल जेल की सजा का प्रावधान रखा गया था। इजराइल के सांसदों ने वहां के क्रिमिनल लॉ में तब्दीली के लिए वोटिंग की और इस बिल के पक्ष में 51 और विपक्ष में सिर्फ 17 वोट पड़े थे। यानी ये हमारे देश के नेताओं के लिए भी एक बड़ा सबक हो सकता है। इस कानून की मदद से इजराइल की सरकार के पास वो तमाम शक्तियां आ गईं जिनकी मदद से वो पत्थर फेंकने वालों के सारे अधिकार छीन सकती है। इजराइल में अगर कोई पत्थरबाज पत्थर फेंकते हुए पकड़ा जाता है तो वहां की सरकार कानून के मुताबिक उसके माता पिता का नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस और उन्हें मिलने वाली दूसरी सुविधाएं रद्द कर सकती है। आज पत्थरबाजों का समर्थन करने वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सेना और सुरक्षा बल अगर इन पत्थरबाजों की परवाह नहीं कर रही होती तो आत्मरक्षा के तहत इन्हें कड़ा जवाब मिल चुका होता। सुरक्षा बलों ने सिर्फ इसलिए अपना संयम बनाया हुआ है क्योंकि वो इन्हें अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही देश का नागरिक समझते हैं। लेकिन अगर पत्थरबाजों की फौज ऐसे ही पथराव करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे जवान भी पत्थर और गोलियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीने पर पत्थर सहने वाले जवानों के मानवाधिकार की बात कोई नहीं करता। शरीर जला देने वाले पेट्रोल बम की तपिश झेलने वाले सुरक्षा बलों के मानवाधिकार की बात कोई नहीं करता। लेकिन एक पत्थरबाज से निपटने के लिए और जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए अपनाए गए सेना के एक अभूतपूर्व तरीके पर इतना हो हल्ला मचा दिया जाता है। हमें केवल इतना कहना है कि वहाँ पर सेना बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है। हम सेना के ऋणी हैं और आज यदि हम सुरक्षित हैं तो मात्र इस कारण कि सेना रात दिन भूखे प्यासे रह करके हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसलिए हर नागरिक का ये दायित्व है, तो सरकार में हो कि ना हो, कि कोई भी बात ऐसी ना कही जाए ना करी जाए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सेना का मनोबल घटाती हो। और साथ ही साथ कश्मीर केंद्रित राजनीतिज्ञों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ या आतंकवाद को बढ़ावा देने के खिलाफ वाले लोगों के खिलाफ बोलने का एक शब्द कहने की भी उनमें हिम्मत नहीं, साहस नहीं। परंतु चूँकि आर्मी को ये सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और इसलिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए दिन इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा बयान किसी नेता के द्वारा जो आतंकवाद
या आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का प्रोत्साहन करता हो, वो अपने में आपत्तिजनक भी है और उसकी निंदा भी होनी चाहिए। डिजाइनर नेता, डिजाइनर पत्रकार और तमाम बुद्धिजीवियों की आत्मा उस वक्त तड़प उठती है जब एक पत्थरबाज के अधिकारों का तथाकथित हनन होता है। लेकिन सवाल यह है कि यही सोच सुरक्षा बलों के लिए बाहर क्यों नहीं आती। मेरा सवाल है उन सभी बुद्धिजीवियों से, उन लोगों से, उन नेताओं से जो पाकिस्तान के पैसे पे पल रहे हैं कि आपको पत्थरबाजों के मानवाधिकारों की तो इतनी तकलीफ है, आपने कभी भी सेना के जवानों के मानवाधिकारों की बात नहीं की। आपने कभी भी सेना की विधवाओं के बारे में नहीं सोचा। आपने कभी भी सेना के उन जवानों के अनाथ बच्चों और बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। और आप राष्ट्र विरोधी ताकतें, टेररिस्ट, बुरहान वानी, हेडमास्टर सन, इन सब के बारे में आपको इतनी तकलीफ है। आप किस मिट्टी के बने हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भाई, इस देश का खा रहे हो, कम से कम इतनी तो गद्दारी मत करो। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि सेना किसके लिए लड़ रही है? क्या सैनिकों की पाकिस्तान के लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। क्या गिलानी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। सेना के लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि हम 130 करोड़ लोग सुख से जिए, शांति से जिए, रात को ढंग से सोएं। दुख होता मुझे इस चीज का। और ये देश की कुछ चुने हुए पत्रकार, बुद्धिजीवी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सब शांत बैठ जाएं। शर्म आती है इन लोगों पे, मुझे शर्म आती है। ये देश के नाम पे धब्बा है। पत्थरबाजों के मानवाधिकार की बात करने वालों की बोलती उस वक्त क्यों बंद हो जाती है जब घाटी में बंदूक की नोक के आगे भारत की बात कहने वाले कश्मीरियों को डराया धमकाया जाता है और उनसे जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर किया जाता है कि वो भारत के खिलाफ बोले। नारे तकबीर, गो इंडिया बैक, गो बैक, गो इंडिया बैक, गो बैक, गो बैक। आतंकवादी जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूर्व सरकारी वकील की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वो कोई पत्थरबाज नहीं बल्कि कश्मीर और भारत का एक आम नागरिक था, लेकिन उसकी बात करने वाले भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एडवाइजरी पुलिस को इशू करना उसी का सबूत है। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अगर पुलिस को खतरा होने लग गया फिर इस रियासत को कौन बचाएगा? और इस सब का जिम्मेदारी है महबूबा जी। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही जवानों को सिर्फ इसलिए अगले कुछ महीनों तक घर न जाने का निर्देश देती है क्योंकि पुलिसकर्मियों और उनके परिवार पर संभावित आतंकवादी हमले का खतरा है। लेकिन एक पत्थरबाज के मानवाधिकार की दुहाई देने वालों के लिए ये जवान कोई मायने नहीं रखते क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। शोपियां की बात कर रहे हो, जो कल हमला हुआ है, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या उसको निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि वो किसी सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता था, या इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था और उस दौरान उसने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए जिसका आज उसको सजा दी जा रही है। ये तहकीकात हो जाए तो हमें पता चल जाएगा। पत्थर फेंकने वालों का बचाव करने वाली ये वही सोच है जिसने अब घाटी के बच्चों को भी अपने जाल में फंसा लिया है। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों से हैरान करने वाली और चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कंधे पर स्कूल बैग, हाथों में पत्थर, और जुबां पर आजादी के नारे। कश्मीर के स्कूल कॉलेजों के छात्र भी अब हिंसा पर उतर आए हैं। पुलिस वालों पर स्कूल के छात्र पथराव कर रहे हैं। चेहरे पर रूमाल बांधकर स्कूली छात्र पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। पुलवामा में जो डिग्री कॉलेज में हंगामा हुआ उसके बाद स्टूडेंट्स ने एक कॉल दी थी कि पूरे कश्मीर में जो सोमवार को प्रदर्शन किया जाएगा। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ ये श्रीनगर का एसपी स्कूल है और यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट्स ने रास्ते पे आने की कोशिश की प्रदर्शन करते हुए, उसके बाद पुलिस और उनके बीच में क्लैशेस सुबह से ही चल रहे हैं। आज से पहले तक आतंकवादियों के सिखाए हुए युवक ही ऐसा करते थे, लेकिन इस बार तो छात्रों ने भी हाथों में पत्थर उठा लिए हैं।
क्या इसके लिए पत्थरबाजों का समर्थन करने वाली सोच जिम्मेदार नहीं है? लेकिन पत्थर फेंकने वालों को अब ये समझ लेना होगा कि देश के जवान अब ये जख्म नहीं सहेंगे। सेना और सुरक्षा बल के जवान अगर देश की रक्षा करना जानते हैं तो अपनी सुरक्षा करना भी उन्हें बखूबी आता है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर।